नहीं हो पाई है, फिर मैंने 67 BPSC में अपना प्रयास किया और उसके बाद मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यस सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। जी सर। और आपने इंजीनियरिंग किया। जी सर। इंजीनियरिंग किया फिर सोशियोलॉजी ऑप्शन में क्यों लिया? सर पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हमारे पास किसी भी ना तो CSE मेंस के लिए ना CCE मेंस के लिए अवेलेबल ऑप्शंस में से एक है नहीं। जी सर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं है और इलेक्ट्रिकल जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ना ऐसे तो इंजीनियरिंग तो नहीं दे पाएंगे वो। 15 और 20 इंजीनियरिंग ब्रांचेस था। जी सर, तो ये एक प्रैग्मेटिक डिसीजन था क्योंकि ऑप्शनल सोशियोलॉजी एक तरीके से मुझे समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था, जैसे कास्ट, फैमिली और ऐसे मैरिज जैसे मुद्दों से हम हमेशा घिरे हुए रहते हैं, तो ये एक कारण था। दूसरा ये था कि इस सब्जेक्ट में जो मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस समझने में आसानी है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे मैंने इसको देखा और इसलिए मैंने इसका चयन किया। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे समाज में जो कुछ मान्यताएं हैं, जी सर, अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ दशकों में जो बदला है महिलाओं के प्रति, और ये भी देखा जा रहा है कि जैसे हम लोग चेंज हो रहे हैं, मतलब चाहे वो विवाह संबंधित मामला हो या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं कि संपत्ति में बंटवारा से संबंधित मामला हो, तो इसमें कुछ बदलाव इतना हम लोग देखते हैं कुछ हो रहा है। ऐसे बदलाव जो हम लोग देख रहे हैं समाज में, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि एजुकेशन ज़्यादा काम कर रहा है कि सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे ज़्यादा काम कर रही है कि ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कुछ इसमें मीडिया का रोल है? ठीक है, तो आपके हिसाब से इस बदलाव क्या है जहाँ पर हम लोग महिलाओं के बारे में जो पहले हमारा चला रहा था कि पेरेंटल सोसाइटी उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, उसमें हमें अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो किसका रोल सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है? सर किसी एक कारण को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, एक मल्टी डिमेंशनल कारण है इसके पीछे। जैसे अभी अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनमें भी चेतना का विकास हो रहा है, वो खुद भी आगे आ रही हैं और उसके पीछे उनके परिवार भी उनका साथ दे रहे हैं। जैसे मैं ही एक एग्जांपल हूँ कि मुझे मेरे परिवार ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है जो भी मैं करना चाहूँ उसके लिए, तो पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लस एजुकेशन का रोल इसमें निसंदेह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जब आप एजुकेशनली एम्पावर होते हैं तो आप में ये चेतना आती है कि आप इकोनॉमिकली भी एम्पावर हों। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज के ज़माने में मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए। उसके अलावा जी बिल्कुल मीडिया का भी रोल है, सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स का भी रोल है, प्लस हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे कि बिहार की सरकार की अगर हम बात करें तो 35% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी दिया गया है, फिर पुलिस बटालियंस में भी हमारे सरकार ने इसका किया है प्रावधान। उसके अलावा जो अभी 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, सो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनका एक समन्वय कह सकते हैं कि जिसके कारण नारी। जैसे प्रश्न है, जैसे लीगल रिजर्वेशन भी 1996 से इसकी चर्चा में सुनते चले आ रहे हैं। जी सर। और आज 2023 में जाकर ये पास हुआ, 96 से 2023 का सफर भी इसका रहा। इसके ना पास होने के वजह आपके हिसाब से क्या लगता है? सर इसके भी काफ़ी कारण रहे हैं। जैसे एक कारण तो ये है कि पॉलिटिकल आपस में मतभेद बहुत रहा, जैसे कि अभी भी OBC कोटा को लेकर के एक डिमांड उठ रही थी कि विद इन दी रिजर्वेशन जो 33% का ब्रैकेट है उसमें हॉरिजॉन्टली भी रिजर्व किया जाए सीट्स को, 33% के विद इन OBC कोटा भी किया जाए, जैसे कि SC ST की महिलाओं के लिए किया गया है। तो ये कारण पहले भी उठते रहे हैं। उसके अलावा ये भी कारण था कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना एक तरीके से कठिनाई है। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन के गठन के बाद जो सीट्स का एलोकेशन होगा उसमें ये परेशानी है कि हम उन सीट्स को कैसे रिजर्व करेंगे, ये एक परेशानी रही है।
फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस उस समय महिलाओं में भी इतनी नहीं थी। जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स भी हुई थी, उसमें भी ये बात उठी थी कि हमें रिजर्वेशन देना चाहिए महिलाओं को फॉर दी लेजिस्लेचर्स। लेकिन वहाँ पे खुद जो महिलाएं थी, जैसे रेणुका राय जी थी, उन्होंने कहा कि हमारा समाज, हमारा देश खुद महिलाओं को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देगा, इसलिए 33% या किसी भी तरीके का ब्रैकेट रख देना उनको सीमित कर देगा कि हम उतना ही रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो इससे बेहतर है कि हम धीरे धीरे जैसे यहाँ पर तो ये जो बात जो कही गई थी मुझसे कि हम रिजर्वेशन में रहें और समाज को ही ऐसा एम्पावर करें कि वो 33% ही हो, वो एक जगह पर ऐसा भी हो वो 70% और 80% भी चले। आपके हिसाब से ये चीज़ क्यों नहीं हो? सर, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी यहाँ पे कहीं ना कहीं खामी रही है, क्योंकि जैसे यूके जैसे देशों में हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने सीट्स पर मैंडेटरीली कुछ विमेन कैंडिडेट्स को फील्ड करती हैं। तो एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पर, जहाँ पर किसी ना किसी तौर पर, और पेट्रियार्कल हमारा समाज रहा है हमेशा से, तो वो एक लाइन ऑफ हेरिडिटी चलती आ रही है, जिस कारण से ये परेशानी आती हैं। सोनल, एक चीज़ तुमसे ये जानना चाह रहा था, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं परिसीमन या डिलिमिटेशन कमीशन। जी सर। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किया गया था और हमारा जो जितना भी सीट एलोकेट किया गया उसे 1971 के सेंसस पर ही लोग किया गया और फिर 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए और फिर इसमें हम लोगों ने इसी को कंटिन्यू कर दिया 1970। जी सर। आपके हिसाब से इसके पीछे लॉजिक क्या रहा? सर, एक लॉजिक तो ये था कि जो पॉपुलेशन है वो नदर्न स्टेट्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, लेकिन सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, तो इस कारण से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता। तो उस चीज़ को कर्ब करने के लिए उस समय की सरकार ने सोचा कि अभी हमें इस चीज़ को फ्रीज़ कर देना चाहिए। बाय द टाइम नदर्न इंडियन जो स्टेट्स हैं वो भी अपने स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेंगे, तो जो सदर्न स्टेट्स के जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया जा सकेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम तुमसे थोड़ा जानना चाह रहे थे आपसे कि जैसे हम लोगों ने देखा कि 1950 से लेकर 1980 के बीच में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस जैसे लाइक इमरजेंसी, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स, लाइक जैसे हम देखते हैं ऑर्डिनेंस, इन सभी का हम लोगों ने बहुत लंबा यूज़ किया, बड़ा जल्दी यूज़ कर दिया। फिर हम लोग जैसे देखते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, इसको भी हम लोग ने यूज़ कर दिया 1950 से लेकर 1980 के बीच। लेकिन 1980 से हम लोग किसी भी जगह पर इमरजेंसी की जैसी कुछ बात नहीं सुनते हैं, ठीक है, और ऑर्डिनेंस आता है लेकिन बहुत ही कम इस तरह के हम लोगों ने देखे ऑर्डिनेंस आए, या फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अगर देखा जाए। तो क्या लगता है कि स्टार्टिंग के वक्त में हम लोगों ने कोशिश किया कि सभी जितना भी प्रोविजन है उसको जल्दी जल्दी यूज़ करके देख लिया जाए और फिर हम लोगों ने बाद में नहीं किया, ऐसा आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्यों उस समय बहुत जल्दी यूज़ किया और फिर अभी हम लोगों ने ऐसा यूज़ नहीं किया? सर, उस समय मेन रीज़न तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस था। उस पॉलिटिकल कांग्रेस की सरकार दोनों जगह को बढ़ी सर पोस्ट 1960 1970 के लगभग। 1950 to 1980 के बीच में चर्चा करें सर, मैं एग्जैक्टली आपके सवाल समझ नहीं पाई। 1950 से 1980 के बीच में एक तरह से कहा जाए कि 60 और 70s के आसपास में तो जनरली हमारी सरकारें किसकी थी? कांग्रेस बेस्ड सरकारें थी ज़्यादातर। इनस्टेबिलिटी तो शुरू होती है कोalition पॉलिटिक्स जब से शुरू होता है तो चलती कंटिन्यू। तो ऐसा क्यों हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस को बहुत ही जल्दी उस समय यूज़ किया और फिर उसके बाद वो प्रोविजंस हम लोगों ने बहुत ही एक तरह से कहा जाए इमरजेंसी के प्रोविजन तो हम लोग यूज़ ही नहीं किया, ऑर्डिनेंस हम यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम यूज़ किया गया। सर, एक कारण ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो हायर जुडिशरी है उसका थोड़ा प्रोएक्टिव रोल उस समय से शुरू हुआ। जैसे वी.एन. कृष्णा अय्यर जी हैं और पी.एन. भगवती जी हैं, उन लोगों ने जुडिशियल रिव्यू को एक्सपैंड करते हुए जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह का भी डोमेन एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करना शुरू किया। जी सर। आपके हिसाब से प्रोसीजर एस्टैब्लिश होना चाहिए ड्यू प्रोसेस? सर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए।
एक्चुअली हमारी सरकारें काम किस पर करती है? सर कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज अ हार्श और दी प्रोसेस ऑफ लॉ इज वेरी मच सॉफ्ट। So it's not about hardness or softness of the thing. It's more or less about how the law is being utilized. The Constitution tries to ensure that the rights of the citizens are not hampered in any way. It is said that the permanent scrutiny works on the procedure established by law, and the political scrutiny use due process of law. It is correct? No, sir, I would beg to differ on this. What? Sir, the Parliament also has to, as the Supreme Court has stated that in the Menaka Gandhi case, that we should be the Parliament should be following due procedure of law and not just procedure established by law, to check not just the executive arbitrariness but also the legislative arbitrariness. बिहार में नीतीश सरकार के दौरान जी सर। 7 निश्चय लागू किया गया। तो 7 निश्चय का 2 है, 7 निश्चय फर्स्ट और सेकंड क्या है मेरा बताएं। सर पार्ट फर्स्ट ऑफ 7 रेजोल्यूशंस जो आए थे वो 2015 में आए थे और 2020 के अक्टूबर में पार्ट सेकंड ऑफ 7 निश्चय को लाया गया था। इसमें 7 रेजोल्यूशंस में पहली बात है कि युवाओं को शक्ति देनी होगी, युवा की शक्ति बिहार की प्रगति। सेकंड है सशक्त महिला सक्षम महिला। थर्ड है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। फिफ्थ है स्वच्छ शहर विकसित शहर। सिक्स्थ है सर संपर्क, जो हमारा संपर्क है कम्युनिकेशन है उसको सुलभ बनाना। और लास्ट रेजोल्यूशन है हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर करना। सेकंड में तो सर मैंने सेकंड की बात करी है। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि G20 समिट हुआ। G20 समिट में एक हमारे राष्ट्रपति महोदया है, उनके द्वारा एक जारी किया गया था निमंत्रण पत्र खाने का, जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ। तो क्या ये सही है, वैधानिक है? जी सर, अगर विधान के हिसाब से देखें तो ये वैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्योंकि हमारे संविधान में ही कहा गया है कि हम इन दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो वैधानिक तौर पर इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक चीज में बताइए कि जो पार्लियामेंट या असेंबली का कंस्टिट्यूंसी होता है, तो नॉर्मल वोटर कितने होते हैं उसमें? सर इसको पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिट करती है सर। तो ये पता है कि मिनिमम लगभग कितना तक गया है कि मिनिमम कितने वोटर पर हो सकता है ये? नहीं सर, मुझे अभी ध्यान नहीं है। बिहार के कंटेक्स्ट में बताइए कि बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई। जी सर। सर बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था सिराजुद्दौला के साथ। बैटल ऑफ बक्सर में सिराजुद्दौला के साथ और 2 शाह आलम सेकंड और नवाब ऑफ अवध भी थे। तो इन लोगों ने मिलकर के जो मेजर हेक्टर मुनरो की जो आर्मी थी उससे उन लोगों ने लोहा लिया था, और लेकिन फाइनली क्योंकि हम हार गए थे, मतलब जो इंडियन कॉन्ग्लोमरेशन था वो हार गया था, तो इसने जो बंगाल वाला रीजन है पूरे बंगाल पे एक तरीके से आधिपत्य स्थापित करने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी इंडिया के अंदर। इसी के आसपास उसके पहले एक और लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी। वो कितनी बीच में थी और कब? सर 1754 के लगभग बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और 1763 के लगभग बैटल ऑफ बक्सर। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है सर अभी। बैटल ऑफ चौसा? सर बैटल ऑफ चौसा तो सर मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ अभी हिस्ट्री के। बक्सर के बगल का ही। हाँ वो है। ठीक है। अच्छा, हमको आप ये जो
मनरेगा के बारे में जानती होंगे? जी सर। क्या है? सर एम्प्लॉयमेंट गारंटी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 100 days एट लीस्ट फॉर एवरी यूथ इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। एक स्टेट है जिसने मनरेगा के अलावा भी जो है सो इधर पास किया है तो बहुत काम है। कौन सा स्टेट है? सर राजस्थान है। राजस्थान में जी सर। कितना मतलब कि एक्स्ट्रा वुमेन बनाए गए हैं और काम? सर मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। हिस्ट्री की कुछ जानकारी है? सर जानकारी है, अभी थोड़ा ब्रश अप नहीं किया है मैंने। कौन सा हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। अच्छा, आधुनिक इतिहास में तो आप बताइए कि ये जो ये बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था जी सर। कब हुआ था? सर 1911 में, 1912 में फाइनली उसको एग्जीक्यूट किया गया था। अच्छा बंगाल पार्टीशन, सॉरी मैं बिहार का वो हाँ सर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल से का क्या इम्पैक्ट हुआ? सर जो ईस्टर्न जो बंगाल वाला रीजन है उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न। पार्टीशन ऑफ बंगाल से फ्रीडम मूवमेंट सर नेशनल मूवमेंट की में अवेकनिंग आई थी, काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था, विमेन पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग डे की तरह उसको मनाने की बात करी थी, तो इस कारण से एक अवेयरनेस जागी थी और आपस में कंसोलिडेशन बढ़ा था थ्रू आउट दिस कंट्री। अच्छा, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो मतलब कि ये लोग थे कि नहीं मुस्लिम लीग के लोग? नहीं सर, वो लोग उन लोगों ने कहा था कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्शन में फाइट? जी इलेक्शन में फाइट किया था 1946 के इलेक्शंस में। क्यों नहीं, जब फाइट किए तो फिर बात क्यों नहीं की? सर उनका ये कहना था कि हमें श्योरिटी चाहिए कि डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बने, जब तक उस चीज़ की श्योरिटी नहीं मिलेगी हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमको एक चीज़ का सवाल बताइए कि आपका जो आसियाना में घर है, जी सर। आसियाना से आगे से ऊँचा जो है गंगा नदी के पर बना है, पुल एक बना है जी 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 जगदेव पथ वाला एरिया जो है, गंगा पर पुल बना है। गंगा पर पुल, अच्छा हाँ सर, मरीन ड्राइव कह रहे हैं जिसको, जेपी गंगा पथ। मरीन ड्राइव तो गंगा पर नहीं है, गंगा के बगल में। हाँ जेपी गंगा पथ है उसका पुल का नाम। जी सर। जेपी का कौन है? सर जयप्रकाश नारायण एक कांग्रेस के लीडर थे, सॉरी अगेंस्ट कांग्रेस वो राइज किए थे स्टूडेंट मूवमेंट में, और उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति वाला जो रेवोल्यूशन है उसको लीड किया था। उसके पहले वो फ्रीडम फाइटर भी थे। यस सर, वो और उनकी पत्नी दोनों ही फ्रीडम फाइट में शामिल हुए थे। नारायण जो है जेल से फरार हुए थे, आइडिया है? जी सर। कौन से जेल से फरार? सर हजारीबाग जेल से। जयप्रकाश ये हो गए जेपी से, कहाँ पर जिससे शुरू होती है, कहाँ तक होती है? सर दीघा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर। बगल में? हाँ मैं ध्यान नहीं कर पा रही, दीघा से शुरू होती है, नहीं ध्यान आ रहा मुझे सर अभी। अच्छा, पटना में स्मृति पार्क जी हाँ, बुद्ध स्मृति पार्क। तो क्या है उसमें? सर उसमें जो मेन जो डोम है, जो स्तूपा है, उसके अंदर वियतनाम, जापान, इन सारे देशों से लाए हुए रेलिक्स रखे गए हैं और वो शांति का प्रतीक है। दूसरी जगह से मिला है? जी सर, बाकी भी जगहों से ला करके रखे गए हैं सर, जापान, वियतनाम। वहाँ दो सिबलिंग्स लगाया गया है, कहाँ से लाया गया? सर ये मुझे ध्यान नहीं है। ये पुल जगह से लाया गया है, वो श्रीलंका के अनंतपुर से लाया गया है। ओके सर, थैंक यू। और एक ये जो है वो जो है सीरीज जो है पटना के म्यूजियम में रखा गया था पहले से, उसी को वहाँ पर शिफ्ट किया गया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सब जी वो गाना
हाँ, ये बताइए कि कई राज्यों में पिछले 15-20 सालों में काफ़ी तरक्की की, पूरा बिहार अभी भी बैकवर्ड क्यों रहा? सर यहाँ पर पहली बात तो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है। पॉपुलेशन यूपी, बिहार, बंगाल, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर करें। जी सर। पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात करें सर, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है सर, ये तो सवाल है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो जब हम झारखंड से जब हम अलग हुए तो हमारे जो खनिज संसाधन हैं वो झारखंड को ट्रांसफ़र हो गए एक तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप में सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि हमारा जो नदर्न बिहार है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेजॉरिटी ऑफ द मानसून मंथ्स में फ्लड हिट रहता है। उसके अलावा क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो पोर्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होने के कारण, क्योंकि पोर्ट से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है बिहार, इस कारण से किसी भी तरीके के कार्गो दोनों बातें गलत हैं। सीधे हल्दिया से जुड़ा हुआ है सर, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है थ्रू गंगा नेशनल वाटरवेज 1 के थ्रू। जी सर। और रेलवे के आपका जो कहलगांव और फरक्का पावर स्टेशन है, दोनों का कोयला हल्दिया से आता है। ये गलत है। और ये भी गलत है कि बिहार में इतनी बाढ़ आती है, इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। सर ये कारण तो है कि है, मगर इतनी ज़मीन भी नहीं मिलेगी। 2 गज ज़मीन भी न मिली पूरे यार में इंडस्ट्री लगाने के लिए, ऐसा नहीं। जी सर। ये सोच के आपको चीज़ों का जवाब देना। जी सर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत लाइटली बताया जाए, बहुत वेल कनेक्टेड। यहाँ तक कार्गो का सवाल, कार्गो हर सिटी के, अच्छा यूपी में तो कोई भी पोर्ट नहीं है। जी सर। तरक्की कर रहा है सर, तो उसी तर्ज पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश यहाँ भी करी जा रही है, जैसे नदर्न बिहार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उसके अलावा पॉलिसीज, वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। जी सर। मध्य प्रदेश का गेहूँ फेमस है पूरे इंडिया में। सोया वो कमर्शियल लेवल पे खेती करवा रहा है प्राइवेट कॉर्पोरेशन से। जी सर। तो ऐसा है सर पॉलिटिकल जैसा आदमी 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहा, कंटिन्यूटी तो है यहाँ पे। अब उसका पुत्र जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ। जी सर। ऐसा भी नहीं कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं है। तो आप मुझे 2 वाक्य में जवाब दीजिए कि बिहार बैकवर्ड क्यों? सर यहाँ का एजुकेशन का स्तर भी अभी बाकी जो स्टेट्स हैं उनके कंपैरेटिवली लो है। स्किल डेवलपमेंट, ये बेटा राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, यूपी देख लो, उड़ीसा देख लो, सब जगह इसी तरह का बैकवर्ड। यहाँ तो बल्कि जैसे आप बता रहे थे रोहतास में लिटरेसी इज वेरी हाई। सर बट ओवरऑल बिहार की लिटरेसी तो सबसे लो है, और स्किल गैप भी बहुत ज़्यादा है सर बिहार में। स्किल गैप भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से माइग्रेशन का पैटर्न बहुत ही स्क्यूड है पॉलिटिकल लीडरशिप सर, टू एन एक्सटेंट। यस, वो सबसे बड़ा कारण आप मानेंगी या नहीं मानेंगी? सोचिए, आप मानिए मत, आप सोचिए। जी सर। अच्छा, ये मेंटरिंग आप करते थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेंटरिंग, इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देती? सर अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी इसका। सर कॉलेज में क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको ओपन अप होने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस उद्देश्य से ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मेंटरशिप क्लासेस शुरू करी गई थी, जिसमें उनको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उनको सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता था। उसके अलावा जो जेस्चर्स हैं, जिस तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल हैं, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू कन्वे योर पॉइंट वेल। तो इन चीज़ों से उनको जब
एक प्लेटफॉर्म दिया जाता था कि वो इंटरेक्ट कर सके। हम ड्रामेटिक्स के क्लब्स भी ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें क्योंकि स्टेज फेयर निकल जाता है तो एक तरीके से इंटरेक्ट करने में ईजी हो जाता है इंसान को। तो ये सारे मेजर्स ले करके और कम्युनिटी बिल्डिंग के तरीके से इस चीज़ को आगे लिया जाता है। यस सर, जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स होते थे, गर्ल्स और बॉयज़ का। यस सर, यस सर। किस तरह की कमियां पाती थे आप? रूरल की तो होती हैं, मगर रूरल का होने का मतलब ये है कि कमी होनी जरूरी है। नो सर, ज़रूरी नहीं है। तो क्या किस तरह की आप डेफिशिएंसी उनकी व्यक्तित्व में पाती? सर, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो असर होता है सर अचानक से जब वो बहुत सारे लोगों के बीच आते हैं तो वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने आप में। ये सबसे बड़ा कारण होता है उनको ओपन अप होने में। बोल पाते हैं ढंग से? जी सर, अगर उनका वो कॉन्फिडेंस हम एक बार को इंस्टिल कर दें उनके अंदर, तो ना हो सर उसके लिए तो कोशिश करनी पड़ती है। बोल नहीं पाते? नहीं, बोल पाते हैं, बट अपने आप ओपिनियंस को पुट फोर्थ करने में परेशानी आती है उनको। बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में एक या दो चीजें बताइए, प्राचीन इतिहास के बारे में। सर, मौर्यन एम्पायर जो है वो बिहार से लिंक था। पूरा अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक और उनके बाद का जो साम्राज्य है, उसके अलावा जो 2 मेजर रिलीजन्स हैं जो वर्ल्ड में, उनका जो इनिशिएशन है वो बिहार में हुआ है। उनका इनिशिएशन हुआ है या जन्म हुआ है? जी सर, जन्म हुआ है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और अशोक का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा? सर, कंसोलिडेशन काफ़ी हद तक उन्होंने बढ़ाई थी, फ्रॉम दी नदर्न टू अप टिल दी बेल्ट्स ऑफ कावेरी, आई गेस। साम्राज्य का विस्तार किया। जी सर, एक्सपेंशन किया था। और दूसरा है कि उन्होंने जब बाय द एंड उन्होंने जो धम्म की पॉलिसी दी, जिसमें उन्होंने नॉन वायलेंस को अब्जॉर किया और कहा कि हमें नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट किया और वायलेंस को अब्जॉर किया और कहा कि अगर हमें दुनिया को जीतना है तो ये जो अहिंसा का मार्ग है वो एक ज़्यादा बेटर मार्ग होगा। तो भगवान बुद्ध ने दिया था। जी सर, उन्होंने उसको फॉलो किया, लेकिन जो उनका धम्म का प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली बुद्धिज़्म की कॉपी नहीं है। क्या? सर, उन्होंने कुछ उनके जो एडिक्ट्स वगैरह होते थे उस पर कहा था कि एनिमल सैक्रिफाइसेस को कम करना चाहिए जितना। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। जी सर, बट कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, मैं जो अभी रिकॉल नहीं करता। यस सर। ओके, वी कंक्लूड योर इंटरव्यू। एक चीज़ हाँ और बताओ कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स में हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या है? सर, अभी बहुत ही कल ही या परसों में जो ये माइक्रॉन करके जो कंपनी है यूएस की, उसने अभी चिप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट लगाना शुरू किया है गुजरात के सनंत में। तो हम अब इंपोर्ट डिपेंडेंस अपना घटाना चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके अलावा हमने बाकी बहुत सारे देशों के साथ भी डिप्लोमेसी इस्टेब्लिश की है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो प्लांट लगा रहे हैं, जी सर, इसकी कीमत $2.5 बिलियन है। ये फैब्रिकेशन करेगा या कुछ और करेगा? सर, ये फैब लैब्स की तरह होंगे, यहाँ पे एक तरीके से सिमुलेशन वगैरह करके वो किया जाएगा एंड चिप्स मैन्युफैक्चर होंगे। असेंबली एंड टेस्टिंग के लिए जी सर, फैब लैब्स हैं ये। $5 बिलियन में कोई फैब्रिकेशन नहीं हो सकती। जी सर। उसकी कीमत जाके बैठेगी कम से कम $12 बिलियन। ओके सर। You are an engineer. You have to distinguish between assembly, testing, marking, and packaging. Yes, sir. And fabrication. 5 चीजें होती हैं। जी सर। क्या क्या बताया मुझे बताओ। सर, मार्केटिंग, पैकेजिंग, फैब्रिकेटिंग, assembling, testing, marking, okay, packaging, and finally fabrication कौन से मुल्क सबसे बढ़िया होता है? सर, ताइवान और वियतनाम आज के डेट में। सर, वियतनाम प्रोग्रेस कर रहा है। यस सर। संभावनाएं हैं वियतनाम में। जी। अमेरिका चाहता है कि वियतनाम में हो। जापान भी करता है। जी सर, जापान। और एक प्लांट अरिज़ोना में अमेरिका में भी होगा।
अगर मैं ये कहूँ कि चाइना सेमीकंडक्टर चिप्स के इंपोर्ट पे ज़्यादा खर्च करता है बजाय क्रूड ऑयल इंपोर्ट के, जी सर। तो मैं गलत कहूँगा या सही? सर मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो पता नहीं है मतलब कम और ज़्यादा की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो इस कारण से वो, और उसको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आगे जा कर के, आज भी और आगे जा कर के वर्ल्ड में मैं कारण तो पूछ ही नहीं रहा। ओके सॉरी, यस सर। मैं जो कह रहा हूँ सही है या गलत? यस सर, यस सर। सही? हाँ सर। मालूम नहीं? सर मालूम नहीं, बट आपने कहा कि अनुमान लगाओ तो। नहीं, मैंने पूछा आपसे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये दो सर मुझे नहीं पता। ठीक सही है। अमेरिका चाइना सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा खर्च करता है और क्रूड ऑयल से ज़्यादा खर्च करता है। ओके सर। कि चाइना है वेरी बिग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में कोई चीज़ आजकल ऐसी नहीं है जो बिना चिप्स के बन रही है। यस सर। गाड़ियाँ ले लीजिए आप, है ना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय ले लीजिए, हर चीज़ में चिप चाहिए, गाड़ियों में चिप चाहिए, कंट्रोल रूम्स बनते हैं सब जगह उनमें चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में चाहिए, यस सर। है ना, तो इन सब में चिप्स की और चाइना तो बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, वो तो करता है जो बनाता है, Yes, जो sir. बनाता है उसके लिए चिप्स चाहिए, यस सर। इसलिए इम्पोर्ट करता है। वो बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करके ताइवान को भी दे देता है बनाने। ताइवान की जो फैक्ट्री है TSMC, उसकी एक फैक्ट्री चाइना में। ओके, तो पढ़ना Yes, sir. इसके बारे में। यस सर। इसमें पढ़ना है विकिपीडिया। जी सर। ओके, चलो हम लोग खत्म कर रहे हैं आपका इंटरव्यू। तो we find you you have a very good personality with a smiling face. This is an asset for you, sir. And you look a serious girl, and you will have to revise some of basic things यस of सर। electronics and communication. एंड हिस्ट्री, आई वाज फॉरगेटिंग सो मेनी फैक्ट्स। सोशियोलॉजी का तो खैर आपने अच्छा बताया कि वाई सोशियोलॉजी, और मगर इसमें आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जी सर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत डिमांड है। यस सर। हमारे मुल्क में ये सब लोग नोट्स बना जी सर। और रिवाइज कर आपका जो इंटरव्यू 20 को है तो टाइम तो यस सर। है, रोज 9-10 घंटे तक आप मेहनत करें। यस जैसे सर। हम लोग मेहनत करते हैं, सुबह Yes. 10 बजे बैठते 5:30 बज जाते। नहीं, और में उनके नोट तैयार करते हैं। हाँ, नोट तैयार, हम भी नोट तैयार कर। मेरा ये देखिए आप रात में जाकर सबसे पहले कुछ नोट तैयार करते हैं, जो बिहार के बारे में आप ज्ञान देते हैं उसको सब नोट कर लेता हूँ। सर मैं हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा वो भूल गई थी बिल्कुल, क्योंकि पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया हिस्ट्री एक्चुअली। हाँ सर, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा था। सबसे बेसिक बुक है ना, हाँ सर, जो दस आत्मा है, सब एक बार रिवाइज कर लूँगी। यस सर। छठा तो पतला होगा, आत्मा नंबर हाँ सर, उतना पढ़ने से हिस्ट्री का किया जाता है। मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, सर मैंने यही सोचा कि हिस्ट्री तो एज सच मेरा ऑप्शनल भी नहीं है, तो ज़रूरत नहीं होगी। एज ए जीके में आप डाल देंगे। हाँ हाँ। जीके में किसी को कुछ नहीं बुझाएगा, वो हिस्ट्री का पूछ लेगा। चाहे हिस्ट्री का होगा, हिस्ट्री पूछ देगा। आप Yes, कुछ sir. जोड़ेंगे इसमें? सुनील, एक चीज़ देख रहे थे मतलब ये कि जैसे 2018 में आपका ग्रेजुएशन हुआ है जी सर। और गैप यस सर। इस गैप को फिलअप करने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे इसका? सर इसका मेन तो ये है कि मैं यूपीएससी के साइकिल में ही रह जाती थी सर, मेंस और वो वाला। इसमें है ना, ये मत बताना कि हम यूपीएससी की तैयारी हुई है, स्टेट पीसीएससी में लगे रह गए। आप इससे फिलअप कर देंगे कि हम अपना कुछ पढ़ाने लिखाने वाला कुछ काम किया। कोचिंग ट्यूशन वगैरह। सर झूठ बोलने पे वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट टाइम।
अगर आप चाहें तो हम किसी घर में बच्चे को आसपास सर वो तो करते ही हैं आसपास करते के ही हैं। बच्चों को। और हम मुझे उसने मोटिवेट किया। यू नो समटाइम्स अगर ऐसा होता है कई बार कि हम 2016 से लगातार तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपने सोच रखा है कि हमें आना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके अलावा मेरे पास कोई स्कोप ऐसा सच नहीं है। समटाइम्स इट इज़ नेगेटिव। यस सर। हमने पढ़ाई किया और लोगों को पढ़ाने के लिए हमें अच्छा लगा कि हम अच्छा से बता सकते हैं। तो हमें लगा कि प्रशासन में आते हैं तो हमें जो असाइनमेंट मिलेगा हम उसको और अच्छे से कर सकेंगे, डिसमोटिवेट किया। जी सर। ठीक है। और फिर हमने इसमें तैयारी की और मेरे अच्छा अब मैंने यूपीएससी दिया, ये दिया, ऐसा कुछ करके क्योंकि होता है कि समटाइम्स नेगेटिव। आई थिंक कि जिस तरह से आप आंसर दे रही हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मेरे ख्याल से आपके होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सर। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे तुमने बताया कि जैसे आप अपने थॉट आपने जैसे दिया, बहुत कम लोग होते हैं कि जिसको बहुत अच्छी तरह से, मैंने कई तरह से उलझाने की कोशिश की, फिर आपने उसको बहुत अच्छी तरह से तो दैट इज द पॉइंट। तो वो निकलेगा और ये काम जब भी करता है तो टीचर ही करता है ऐसा। सो और टीचर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, उसे पता होता है कि कैसे समझते हैं सिचुएशन को। तो बीच में गैप को ना फिलअप करने के लिए आप उसी लाइन को बोलते हैं। और उसमें कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया तो कोई सर्टिफिकेट्स आपसे डिमांड करेगा। हम किसी जगह पढ़ाया, मैंने वॉलंटरी पढ़ाया। ये बात जरूर आप ठीक कह रही है कि कोई चीज़ झूठ बताने को अवॉइड ही किया जाए, तो जितना आप बता रहे हैं वो थोड़ा फीलिंग अप कर। जी सर। तो कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन इस तरह का नहीं? कोचिंग नहीं बोलना, नेगेटिव जाएगा। ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने का काम किया हमने। जैसे तुमने क्या किया है, मान लीजिए कि तुमने इंजीनियरिंग किया है, ऑब्वियस है कि मेरे पास थोड़े बहुत नॉलेजेस थे बच्चे का मैथमेटिक्स, ये नहीं कि मैथमेटिक्स एट द लेवल ऑफ मैट्रिक, तो फिर पता चला कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछ लेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल है ना। हिस्ट्री हमने कुछ पढ़ाया, कुछ ये पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा कर सकती। वैसे भी आप एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की किताब तो पढ़ेंगी अभी? नहीं पढ़ेंगी, इस इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ेंगी। मैथ्स की एनसीईआरटी? साइंस ऑफ कोर्स यू शुड। ओके सर। साइंस एंड मैथ्स यू मस्ट, एंड हिस्ट्री आल्सो। हाँ हिस्ट्री तो आई विल सर। और सिविक्स की जो भी होती है, सिविल सोशल साइंसेस की, ये तो किताब आप एक नज़र में पढ़ती जाएंगी। भाई जिसने इंजीनियरिंग में डिग्री की है उसके लिए साइंस और वो मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। केवल ये है कि पुरानी चीज़ों की याद आ जाएगी आपको। You must go through. Obviously, You buy those books if you don't have. Borrow, beg, borrow, steal. Yes sir. Go back.